हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ये एक वीडियो है एटम PYQs के ऊपर। तो बच्चों ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसके अंदर आपका मैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, इन गाइगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज कंसिडरेबली लार्जर देन द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ गोल्ड एंड द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, एक्सप्लेन। ये कहता है कि ये जो गाइगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट है, कहने का मतलब है ये ना रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे आपने पढ़ा है कि ये गोल्ड न्यूक्लियस है, इसके यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये पार्टिकल है, इनके बीच का जो गैप है R0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन R0 की वैल्यू बड़ी है रेडियस ऑफ गोल्ड से और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल से। ये ऐसा कहता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कुछ अजम्पशन लिए थे। वो अजम्पशन क्या थे? पहला है इसके अंदर द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। द न्यूक्लियस किसका? गोल्ड न्यूक्लियस। द गोल्ड न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, ये दोनों पॉइंट चार्जेस होते हैं, इनके डायमेंशंस नहीं होते। जब इनके हम डायमेंशन नहीं ले रहे तो जो इसका रेडियस है और जो इसका गोल्ड का रेडियस है, ये नेग्लिजिबल होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इनसे ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। तो ये बात आप याद रखना। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका पॉइंट चार्जेस डायमेंशन माना जाता है। ठीक है, मतलब डायमेंशन लेस है एक तरह से, पॉइंट चार्जेस ये खुद हैं। क्लियर हो गया बच्चों? 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना। अगला सवाल, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग ए थिन शीट हाइड्रोजन। ये कहता है आपने जो गोल्ड की शीट ली थी, इसको आप रिप्लेस कर दो किससे? एक हाइड्रोजन की शीट से। ठीक है, एक्सप्लेन। तो इसमें क्या होगा बच्चों? अब देखो ना, अल्फा पार्टिकल आ रहा है, कॉमन सेंस है। अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है? 4 गुना होता है प्रोटॉन का। अब सामने क्या है? एक हाइड्रोजन एटम है, इसके अंदर कितना मास होगा? 1। तो ये तो इससे भारी है, इससे भारी होगा तो ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा। मतलब हमें यहाँ पे किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी स्कैटरिंग एंगल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसका नाम है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये स्कैटरिंग होएगी नहीं तो इसको स्कैटरिंग कौन कहेगा? तो ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, मैंने तुम्हें मोटी बात बता दी ऐसा क्यों होता है। समझ में आ गया बच्चों? सामने हाइड्रोजन है, हल्का है, उसके सामने से भारी आ रहा है। ये तो वही बात होगी, एक साइकिल वाले को एक ट्रक वाले ने टक्कर मारी, तो साइकिल वाला क्या होगा? मतलब ट्रक डिफ्लेक्ट होगा साइकिल से? नेवर। ये इसको क्रॉस करके सीधा निकल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? सिचुएशन ऐसी ही है। अगला सवाल, इन गाइगर एंड मार्सडेन एक्सपेरिमेंट ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो कूलम्स फील्ड है हैवी न्यूक्लियस एज शोन इन फिगर। इसमें कहता है ये बी क्या है, ये बी क्या है और ये थीटा क्या है? बच्चों बी क्या है? बी है इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, और थीटा क्या है? थीटा होता है स्कैटरिंग एंगल। समझ में आ गया? नाम याद रख लो, स्कैटरिंग एंगल। उसके बाद बी की वैल्यू 0 कब होएगी और बी की वैल्यू थीटा मतलब 180 कब होगा? सॉरी, बी की वैल्यू नहीं बच्चों, थीटा की वैल्यू 0 कब होगी और थीटा की वैल्यू 180 कब होगी? 0 कब होएगी? जब बी की वैल्यू इन्फिनिटी होएगी। ठीक है, और 180 होएगी तब बी की वैल्यू 0 होएगी। अब बच्चों आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो गया, इसका ना एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, B इज इक्वल्स टू KZE² cot थीटा बाई 2 डिवाइड बाई हाफ mv²। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आपको थीटा 0 कर दो, थीटा 0 पुट कर दो, बी की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी इन्फिनिटी, थीटा 180 पुट कर दो तो आपको कितना मिलेगा? बी 0। ये फॉर्मूला होता है बच्चों, ये रदरफोर्ड का एनालिटिकल वैल्यू है, इसको याद रख लेना। इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू है। समझ में आ गया? याद मत रखना, मतलब रट्टा मत मारना, आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो। अगर मेडिकल के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद कर लो। बी की वैल्यू कब है हमारी? इन्फिनिटी, जब यहाँ पे क्या है आपका 0 डिग्री है। क्लियर हो गया बच्चों? फॉर्मूले से आप इसको पुट करके चेक भी कर सकते हो। अगला सवाल क्या है? हमें ग्राफ बनाना है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स का, किसके साथ? एंगल के साथ। तो बच्चों एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, एनसीईआरटी का पिक्चर मैंने यहां लगा दिया, ये इसका ग्राफ होता है। ये नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स के ऊपर है जो डिटेक्शन हुआ है नंबर, और ये क्या है? एंगल है। तो यहाँ पे ना सबसे कम जो डिफ्लेक्शन मिलता है वो मिलता है 180,
क्योंकि 180 डिग्री से अल्फा पार्टिकल बहुत ही कम डिफ्लेक्ट होते हैं। कहा मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया था 1 आउट ऑफ 8000 लगभग ये सामने गोल्ड है, इसके सामने कौन है, अल्फा पार्टिकल है। तो यहां से हेड ऑन कोलिजन लगभग एक ऐसा था जो 180 डिग्री पे वापस गया था। ये वाला डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो याद रखोगे, ये इसका ग्राफ है, इसको अच्छे से देख लो, इसको जूम कर लो, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये एंगल बढ़ रहे हैं और ये स्कैटर्ड पार्टिकल है। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स की घटती जा रही है, नंबर घटता जा रहा है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा, इसमें दो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस कौन से थे भाई? पहला तो ये वाला जो मॉडल है ना, ये मॉडल ना स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दूसरा, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम। स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम किसी लाइट को या किसी भी मतलब करंट को जब हम हाइड्रोजन से पास करेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। मैं तुम्हें सिंपल बात बताता हूँ, जब हम प्रिज्म में से लाइट पास करते हैं तो हमें एक स्क्रीन पे 7 रंग मिलते हैं, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को जब हम हाइड्रोजन से पास करते हैं करंट को, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है कलर्स का, वो चीज रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं की थी। समझ में आ गई बात? दूसरा, आप इसका एक लिमिटेशन ये भी लिख सकते हो, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता है, क्योंकि वो घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट करता है। एक दिन उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो एटम के अंदर जाकर के मतलब एटम को कोलैप्स कर देगा, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। समझ में आ गया? ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद आता है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करो। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चों ये आप देख ही चुके हैं। अब ये सामने टारगेट न्यूक्लियस है, ये यहाँ से पार्टिकल आ रहे हैं। देखो सामने वाला बिल्कुल ये वाला देखो जो नीली लाइन लगाई है ना, यहाँ पे बिल्कुल पास से आकर के वापस चला जाता है। आप खुद सोचो ना, यहाँ पे एक बड़ा सारा एक ट्रक है, यहाँ से मान लो कोई आपने साइकिल को भेज दिया तो टक्कर मार के यहीं गिर जाएगी। समझ में आ गया ना? तो ये वही सिचुएशन है, ये भारी है, ये हल्का है। कुछ पार्टिकल जो इसके फील्ड से, जैसे इसका फील्ड है, ये अल्फा पार्टिकल आया, ये यहाँ से चला गया, ये आया, ये कम डिफ्लेक्ट हुआ। जितना पार्टिकल दूर होता जाएगा उतना डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। तो हमें यहाँ सामने क्या पता लग रहा है? डिफ्लेक्शन का पता लग रहा है ना, यहाँ से डिफ्लेक्शन। इसी से हमें साइज का पता लग जाता है कि इतने एरिया में ना, यहाँ पे क्या है, इतने एरिया में अल्फा पार्टिकल का जो है वो स्कैटरिंग एंगल हमें मिल रहा है, इतने पार्टिकल में ये फैला हुआ है। इसका मतलब ये होता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया ना? अच्छा, आगे चलते हैं। इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है इसके अंदर, उससे हमें क्या पता लगता है? उससे हमें ये पता लगता है कि ये बड़ा कितना है। अब सोच के देखो, यहाँ पे है, आप मान लो ये आ रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा। आप यहाँ पे आते हो, इसके पास जाने से पहले पीछे चले जाते हो, आपको पता लग गया ना कि इतना बड़ा गड्ढा है। सेम मतलब ऑब्स्टेकल। तो ये वाला जो रास्ता होता है इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। ये निकालते कैसे हैं बच्चों? मैं तुम्हें इसका तरीका बता देता हूं, 1 मिनट लगेगा, फटाफट देखो। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, अल्फा पार्टिकल भागा भागा आ रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाती है, क्योंकि वो रुक जाता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल के बराबर होती है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12mv²। और पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे mgh होती है। नहीं बच्चों, चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं होती, उसको हम निकालते हैं W/Q = V से। W = Q × V। चार्ज कौन है? अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसके सामने कौन है? पोटेंशियल है किसका? गोल्ड का। समझ में आ गया? तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? डबल ऑफ E। पोटेंशियल किसका होता है? गोल्ड का। गोल्ड का पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R। KQ गोल्ड बटे R0। तो R0 निकालना है, R0 को ऊपर ले जाओ, 12mv² नीचे ले आओ, तो देखो ऐसा ही आएगा ना। ये देखो, ये आ गया आंसर, यही तो बनेगा। R0 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2K। ठीक है, 2K। गोल्ड का कितना होता है? Z लिख लूं, ZE क्वांटाइजेशन, E² हो गया, E ये वाला। अरे Q ऑफ गोल्ड कितना होता है? Z ऑफ E होता है ना।
क्वांटाइजेशन एनी स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार पीछे जाओ, बैक करो, इसको दोबारा सुन लो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर का डेफिनेशन मैंने लिख दिया, ये कई बार पूछा जाता है। ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर दिख रहा है आपको, ये बी वाला, इसका डेफिनेशन क्या होता है? कहता है कि ये सेंट्रल लाइन होती है गोल्ड न्यूक्लियस से, और जहां से अल्फा पार्टिकल चलने लगता है ना, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसके वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? तो इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। इसकी वैल्यू मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ये इसका फार्मूला है। इसको अब आज तो रट लो इसको पूरी तरह से, क्योंकि कल पेपर है, काम आएगा। ठीक है, रट्टा मार लो इसका, घोटा लगा लो इसका अच्छे से। अगला सवाल, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इन बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ये एटमीज लिख दिया मैंने गलती से, एटम्स आएगा, प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, एन 1/n। बच्चों इनमें से सीधी बात पूछ रहे हैं कि जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? तो बच्चों इसके लिए आपको घबराना नहीं है, इसके लिए छोटा सा डेरिवेशन है। मैं एक बार अगले क्वेश्चन पे चलता हूं, इसको देखो। यहां पे मैंने समझा रखा है रेडियस निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब इस रेडियस में देखा जाए, ये वाली वैल्यू जो दिख रही है आपको, इसमें आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, आर की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है। ये बातें रट लो अच्छे से। तो यहां से एन स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये एन स्क्वायर हो गया। आज तो इसको रटी लो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होता है। कल मान लो पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए कि जेड के कैसे होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन आने के चांस है। ठीक है, याद कर लो, 1 मिनट का काम है। अच्छा, अब इसमें मैंने क्या बताया आपको? बोहर्स का सेकंड मॉडल के अंदर, मतलब बोहर्स का सेकंड नहीं, बोहर्स के मॉडल के अंदर हमें रेडियस निकालना है हाइड्रोजन एटम का, जिसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है nth ऑर्बिट के अंदर। तो बच्चों क्या करना है, बोहर के ना 3 पोस्टुलेट हैं, mv²/r एंड kZe²/r का स्क्वायर, पहला पोस्टुलेट। दूसरा कौन सा होता है? एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा? अच्छा, अब इन दोनों को यूज करके ना हमें ना रेडियस निकालना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आर से आर काट लो। ठीक है, mv, यहां से क्या करो, दूसरे पोस्टुलेट के अंदर से ना आप v की वैल्यू निकाल लो, nh/2π, और नीचे क्या आ जाएगा? mr। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दो, कुछ नहीं करना। फिर से बता रहा हूं, r से r काटा, पहला पोस्टुलेट, दूसरे पोस्टुलेट में आपने v की वैल्यू निकाल के पहले के v में पुट कर दी। बस आपके सामने ये सारी जो है डेरिवेशन प्रूव हो गई। तो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, आपके पास 3 आर बन जाते हैं, दो, जिसमें से एक, 2 इस तरफ, 1 इस तरफ कट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, एक जो बचेगा उसको आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। आपको ये वाला आंसर कौन सा मिला जो मैंने यहां लिख रखा है? समझ में आ गया? याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है क्योंकि एंड मूवमेंट है, सुबह पेपर है, तो इसको एक बार प्रूव कर लो, 2 बार लिख के देख लो मैंने क्या स्टेप बोला है। पहला स्टेप क्या है? सेकेंड पोस्टुलेट से v की वैल्यू को पहले पोस्टुलेट में पुट कर दो। समझ में आ गया ना? ओके, आगे चलते हैं। राइट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एटॉमिक मॉडल और एक्सप्लेन हाउ दीज वर ओवरकम बाय पोस्टुलेट बोहर। मतलब पहला जो मॉडल था रदरफोर्ड का उसका क्या था शॉर्टकमिंग, मैं ऊपर बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता रहता है। एक दिन वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर, तो वो क्या होगा? वो मर जाएगा। ठीक है, फिर से बना देता हूं, ये आया ऐसे घुमा, ये गिर गया। समझ में आ गया? ऐसा नहीं होता, ये उनकी बातें थी, उनकी सोच थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये इनकी शॉर्ट कमिंग हो गई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाट इज इन रियलिटी हैपन, व्हाट डज इट हैपन। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम। मैं फिर से बता चुका हूं, जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, यह हाइड्रोजन गैस है, इसके अंदर मैंने यहां से करंट पास करा, ये स्क्रीन है, यहां पे मेरे को रंग मिले कई प्रकार के। रदरफोर्ड ने इन रंगों को एक्सप्लेन नहीं किया, सिर्फ इतना याद रखना है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। बट जो बोहर्स थे इन्होंने इस चीज को अच्छा बना दिया, उन्होंने उसकी स्टडी को, उन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट को रीड आउट करा, उसे अच्छे से उसके ऊपर विचार करा, उसके बाद उन्होंने अपनी 4 बातें बता दी। वो बातें कौन कौन सी हैं? पहली बात, एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बाय पोस्टुलेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑर्बिट। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबिलिटी ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, मतलब कोई स्पाइरल पाथ नहीं है, सर्कुलर पाथ है। अजम्पशन था उनका ये। ठीक है, दूसरा उन्होंने क्या कहा, जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में
चक्कर वो करते हैं, छलांग लगाते हैं, जंप लगाते हैं, तब क्या होता है वहां पे रेडिएशन एमिट होती है hnu की फॉर्म के अंदर। इसको ट्रांजिशन बोलते हैं बच्चों, पढ़ा होगा आप सभी ने। इलेक्ट्रॉन का एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर छलांग लगाने से, जंप मारने से क्या होता है, रेडिएशन पैदा होते हैं, रेडिएशन दिखते हैं। समझ में आ गया, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। क्लियर है, मतलब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि घूमते घूमते रेडिएशन देते हैं, बट बोहर ने क्या कहा, बोहर ने कहा जब दूसरी स्टेट से पहली स्टेट में आते हैं तब ऐसा होता है। उसके बाद बोहर्स रिजॉल्व द ऑब्जर्व एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने कहा कि यार ये ना जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो चक्कर काटते हैं, ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट होता है। उन्होंने अपने मतलब एक जो उनका पोस्टुलेट था सेकंड, उन्होंने ये बताया, उसको एक्सप्लेन करके उन्होंने ये सेटिस्फाई कर दिया मतलब सामने वाले को कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक जो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है उसके अंदर चक्कर काटता है। समझ में आ गया, ये उनका सेकंड पोस्टुलेट था। क्लियर हो गया, वो हमें ये बताता है कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं। क्लियर हो गया, स्पाइरल वायरल पाथ नहीं होता। ओके, अगला क्या है इसके अंदर, हाउ डिड द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन बोहर सेकंड पोस्टुलेट। कहने का मतलब क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोहर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। इस जो एंगुलर मोमेंटम के पोस्टुलेट को डी ब्रोगली ने लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv से प्रूव कर दिया। समझ में आ गया, अब देखते हैं कैसे करा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस पूरे हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के हिसाब से स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं वो क्या करते हैं, स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। समझ में आ गया, इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से फूल पत्तियां बनाते हुए चलते हैं आप इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडिंग वेव्स होती हैं। स्टैंडिंग वेव्स कौन सी होती हैं, गिटार, सितार, इनमें बजती हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने कहा वो स्टेशनरी वेव्स बनाते हैं क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट है, बाउंडेड सिस्टम है। तो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बच्चों आप जानते हो तो एक चक्कर में कितना रास्ता होता है, 2πr सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस होता है। समझ में आ गया ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2πr। अगर मान लो मैं बात करूं सारे ऑर्बिट्स के अंदर तो डिस्टेंस कितना होता है, वेव का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ लैम्डा। कितने ऑर्बिट है, n है, तो एक में 2πr है, n में कितना हो जाएगा, n लैम्डा हो जाएगा। समझ में आ गया, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, h/mv होती है। इसको यहाँ पुट कर दो, ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद मुझे क्या दिखा, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो आंसर आया है ये तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। समझ में आ गया, 2 स्टेप, पहला दूसरा, तीसरे में तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया सामने। समझ में आ गया ना, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv से हमने एंगुलर मोमेंटम को nh/2π प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोहर्स विच गिव्स द राइज टू मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ इन बामर सीरीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान है बच्चों। बामर सीरीज और ये जो हमारी लाइमन सीरीज होती है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो बच्चों, फॉर्मूला होता है 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। बामर कौन सा होता है, बामर 1/λ r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ये कौन सा होता है, बामर सीरीज होती है। अब इस बामर सीरीज के अंदर हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट। कोई भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो, कोई भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी हो, आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। मैंने यहाँ इसको रेड कलर से मेंशन कर रखा है। शॉर्टेस्ट के लिए क्या करोगे, इन्फिनिटी पुट कर दोगे। लॉन्गेस्ट के लिए क्या करोगे, एक नंबर अगला पुट कर दोगे। समझ में आ गया, बात चल रही है बामर की। बामर के अंदर अगला नंबर कौन सा है, n का। बामर के अंदर अगर 2 से शुरू है तो n कितना हो जाएगा, 3। तो n की वैल्यू 3 पुट कर दो और n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी और लॉन्गेस्ट के लिए n की वैल्यू नेक्स्ट कितनी है, जो सीरीज में आपको दे रखा हो उससे अगला 3। समझ में आ गया, इसको पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, खेल खत्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, n की वैल्यू होती है 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, E की वैल्यू माइनस का 13.6/n² होता है। तो कितनी होगी हमारे पास, कौन सी एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें एक बार एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी कितनी आ गई, 1.5 आ गई। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। क्लास 11 से करते हुए आ रहे हैं,
पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हमारे पास, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसको यहां पुट करो, आपके पास आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ गया, रट्टा मार लो। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डबल ऑफ काइनेटिक माइनस में, और हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, डबल ऑफ काइनेटिक। इन दो फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, आसान है, फॉर्मूले याद रखने बस, इसके अंदर कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, सोचो मत ज्यादा, बस करते रहो।